जय हिंद। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई के प्रीवियस क्वेश्चन सेट मैथ बेसिक का। ये क्वेश्चन सेट हमने सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है और ये बेसिक सेट्स है सेट 1, जिसका क्वेश्चन पेपर कोड है 43011। इस क्वेश्चन सेट में टोटल 38 क्वेश्चंस हैं and all questions are divided into 5 parts. Total marks is 18 and total times is 30, and the 5 sections are like this: A, B, C, D, E. All are compulsory, all questions are compulsory, not all sections only. Section A, MCQ 20 question. Section B, very short answer, carry 2 marks each. Short answer 3 marks each. Long answer 5 marks each, and study based questions 4 marks each. So let's solve. एंड हम यहाँ सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, ताकि नेक्स्ट यदि कभी इस तरह के क्वेश्चन या उस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आता है तो हम सॉल्व कर सकेंगे। फिर एक बात और ध्यान में रखना है कि हमें पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, 22/7 लेना है। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, वी आल्सो नॉट यूज। सो लेट्स प्रोसीड। सेक्शन ए, दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चन। हमें कम समय में ज़्यादा सॉल्व करना है तो उस तरह की स्ट्रेटजी भी अपनानी है, पर चूंकि अभी हम यहाँ एक्सप्लेन करते जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द HCF of two positive integer a and b is 1, then their LCM। यहाँ शॉर्टकट्स तरीके एक बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वी नो दैट if two positive integers HCF is 1, that means they are co-prime, and LCM of co-prime number is LCM of the co-prime number is product of the number. So here answer will be A, B, that is option number D. Here we have another method। दूसरा तरीका ये है कि हमें पता है कि HCF of two numbers and LCM of the two numbers, दोनों का प्रोडक्ट जब निकालेंगे वो नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के बराबर होता है। अब यहाँ HCF अपने को 1 दे रखा है, LCM निकालना है, और यहाँ ए बी प्रोडक्ट, तो LCM की वैल्यू ए बी आता है, जो कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अपने पास, 3+√2 क्या है, किस तरह के नंबर है, रेशनल नंबर है, इंटीजर है, इरेशनल नंबर है, या फिर नेचुरल नंबर है, इसे चेक करना है। तो चलिए इसे भी चेक करते हैं। अपन को पता है कि ये 3 जो है एक रेशनल नंबर है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, बट √2 ये अपना इरेशनल नंबर है। तो रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, ये आपका ऑलवेज इरेशनल नंबर ही देगा। तो ऑब्वियसली बात है ये आपका इरेशनल नंबर है। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि 3 रेशनल है, √2 क्यों नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी हम जानते हैं कि रेशनल नंबर का फॉर्म जो होता है p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। कंडीशन होती है कि p और q जो है अपने को इंटीजर होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर कुछ भी, इफेक्ट 0 भी होना। दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस शुड बी एन इंटीजर। अब √2 को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, इसके लिए क्लास में हमने डिस्कस किया है, और फर्दर आगे यदि आप क्वेश्चन में आता है कि प्रूव दैट √2 इज ए रेशनल और इरेशनल, तो वहाँ भी हम प्रूव करेंगे कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो यहाँ ऑप्शन 2, क्वेश्चन 2 का आंसर अपना बी है। अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, हियर वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम पहले फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, और इसमें d की जो वैल्यू होती है, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, वो होता है b² माइनस 4ac। अब इफ वी कंपेयर दिस इक्वेशन with the format, then the value of b will be -3,
-3 -4 ए की वैल्यू कंपेयर करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है, डेट मीन्स यहाँ 1 है, 1। फिर सी की वैल्यू यहाँ +c मीन्स कांस्टेंट, तो ये सी जो है अपना -2 है, -2। अब इसको सॉल्व करते हैं, -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, फिर यहाँ माइनस और ये माइनस, प्लस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 9 + 8 = 17। तो अपना आंसर आ रहा है 17। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ आपको दिया गया है एक इक्वेशन, और ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। Here you can see this is a standard form of quadratic equation, but the given equation is not in the form of in this form. तो पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, देन ए और बी सी की वैल्यू निकालेंगे और फिर उस वैल्यू को इस पे पुट करके आंसर निकालेंगे। तो लेट्स सॉल्व। x + 1/x = 3। यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, क्या कोई कंडीशन है? क्यों कंडीशन है? क्योंकि यदि x = 0 हो जाता है कभी भी, क्योंकि x वेरिएबल है और कोई गलती से x = 0 लेता है, 1/0 = इनफाइनाइट और नॉट डिफाइन होता है, इसलिए क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसको जब यहाँ हमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम 1 ले लेते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेंगे, x होगा, x डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो x आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो x² आएगा, और ये फिर प्लस का साइन है तो प्लस x डिवाइड बाय x गिव्स 1, 1 × 1 करेंगे तो 1, और ये = 3। फिर फर्दर इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही x² + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² + 1 रह जाएगा, इक्वल्स टू x × 3 करेंगे तो 3x होगा। अब जब इसको हम, चूँकि ax² + bx + c = 0, डेट मीन्स राइट हैंड साइड में हमें 0 लाना है, तो इस 3x को अपने को लेफ्ट साइड में ले जाना है, और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जब जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, +1 = 0। ये इधर प्लस था, इस साइड आके माइनस हो गया। अब ये इक्वेशन हमारा इस फॉर्मेट में आ गया है। यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए अपना है x² का कोफिशिएंट, बी है x का कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट टर्म है। इस बेसिस पे ए की वैल्यू आता है 1, क्योंकि यहाँ यदि कुछ नहीं निकला है तो 1 है। बी की वैल्यू आती है अपना -3, और सी की वैल्यू आता है +1। अब इसको a - b + c में पुट करते हैं। a = 1 -b, b की वैल्यू है -3 + c की वैल्यू है 1, दिस इज इक्वल टू c 1। इसको सॉल्व करते हैं, 1 -3 + 1, ऑब्वियसली बात है जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 5। तो आपका करेक्ट आंसर 5। आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, इसमें आपको एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट क्या होता है। तो हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट P का यदि ऑर्डिनेट दिया, और कोऑर्डिनेट मीन्स एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट, ये x और y के पॉइंट में जो लिखा होता है, x को हम एब्सिसा कहते हैं, ये अपना x होता है, और ऑर्डिनेट y एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है इसमें जब हम कंपेयर करेंगे तो ये आपका 3 हो जाता है एब्सिसा, कोमा -5 दिया है, तो ऑर्डिनेट की वैल्यू, इस ऑर्डिनेट की वैल्यू है -5। अब देखिए एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट, एब्सिसा मीन्स 3 माइनस ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट की वैल्यू है -5, इसको सॉल्व करना है। तो ये अपना आ जाता है 3 माइनस और माइनस प्लस 5, तो ये आंसर आ गया 8। सो राइट आंसर इज D 8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। इसमें कह रहा है मिड पॉइंट निकालना है ऑफ ए लाइन सेगमेंट। निकालना नहीं है, मिड पॉइंट डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में। ऑब्वियसली बात है कोई एक लाइन है, इसके मिड पॉइंट का मतलब ही हुआ यहाँ से एक तरफ की दूरी जितना उतना ही इधर, तो मान के चलिए इधर हम मानते हैं x, तो इधर भी x। अब x:x रेशियो, इट मीन्स 1:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, तो मिड पॉइंट ऐसे भी याद रखिए, मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
कॉन्ग्रुएंसी और नॉट कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी को लेके जो ट्रायंगल चैप्टर में आता है। और यहाँ पे सिमिलरिटी के लिए जो क्राइटेरिया होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन के पूछा गया है। इसमें से कौन है जो सिमिलरिटी की क्राइटेरिया नहीं है? ए हम जानते हैं, ए है, पहला ही है। एस भी है, ये भी है, पर ये जो है अपना नहीं है। और यहाँ पे वही पूछा गया है कि कौन क्राइटेरिया नहीं है। आर एच एस हम यूज करते हैं कॉन्करेंसी के रूप में, बट नॉट सिमिलरिटी के रूप में। तो यहाँ पे राइट आंसर इज डी। तो करेक्ट आंसर इज डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, ये भी सवाल है कि अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको एंगल पी की वैल्यू पूछी गई है। तो पहले सॉल्व करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं। ये दो फिगर्स गिवन है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मेजर ऑफ एंगल पी। मीन्स एंगल पी अपने को निकालना है। एंगल पी कहाँ है? तो एंगल पी यहाँ है। इस एंगल की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल है ए बी सी, फिर ट्रायंगल है पी क्यू आर। हम ट्रायंगल चैप्टर में पढ़े हैं सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी के बारे में हम देखते हैं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलरिटी के केस में हम पहले थोड़ी सी कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट ये जानते हैं कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू इक्वल होती है। दूसरी बात, उसके करस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो होती है वो इक्वल होती है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। लेट्स सपोज दैट इफ a triangle uh, STV is similar, not equals to, means similar to triangle uh, XYZ, तो इट मीन्स एंगल S इज इक्वल टू एंगल X, क्योंकि इस पहला पोजिशन पे, ये भी फर्स्ट पे, ये मिड में है, तो यहाँ पे मिड ये, तो एंगल T इज इक्वल टू एंगल Y एंड एंगल V इज इक्वल टू एंगल Z। अब जो साइड के बारे में हमने पूछा, साइड मीन्स ये एस टी साइड, तो ये एक्स वाई, इस एस टी को टी एस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर फिर टी वी इक्वल्स टू वाई जेड, टी वी वाई जेड, फिर ये फर्स्ट एंड लास्ट मीन्स एस बी, और इधर एक्स वाई जेड। ये आपके इसके रेशियोज इक्वल हो गए, मतलब एस टी बाई एक्स वाई इक्वल्स टू टी वी बाई वाई जेड इज इक्वल्स टू एस बी बाई एक्स जेड। इसी प्रिंसिपल का यही थ्योरी से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट इट इज दिस एंड विल सॉल्व दिस। तो हम पहले यह चेक करते हैं क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं भी या नहीं। और हम कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट जानते हैं। अपना एस 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 है, ए है, और एस ए एस भी है। तो यहाँ पे आप देखिए, थ्री साइड्स गिवन है आपका। क्या थ्री साइड्स की रेशियो इक्वल है? सबसे पहला यहाँ देखिए, थ्री है, तो यहाँ 6√3 है, तो 3 × 2 = 6 और √3 मतलब इसको यदि मल्टीप्लाई किया गया है तो इस 2 टाइम्स है, डेट मीन्स ये रेशियो सही है। और ऐसे भी देखिए, 6√3 डिवाइडेड बाई 3√3 यदि आप करते हैं तो √3 कैंसिल, इसका मतलब 6√3 का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाई √3, और यहाँ पे फिर है 3√3, इसके मतलब है 3 मल्टीप्लाई √3, तो √3 कैंसिल, 3 × 2 = 6। तो अपने को ये जो रेशियो दे रहा है ये 2 दे रहा है। फिर जो सेकेंड है 3.8 एंड 7.6, देखने में लग जा रहा है 6 × 2 = 12, ये पहले ही पता चल गया 6 × 2 = 12। और इस दोनों को देखते हैं तो 7.6/3.8, ये भी आपको 2 टाइम्स देता है। कैसे? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1 डिजिट है तो ये कैंसिल होता है। 38 2 × 76 बस, तो ये आपको 2। तो इसका मतलब है कि 3 साइड्स आर इन सेम रेशियो। और वी नो डैट if a triangles if all ratio of sides of a triangle are in same ratio, then both the triangles are similar. तो इट मीन्स ये प्रूफ हो गया कि ए बी सी पी क्यू आर जो है सिमिलर है। बट कैसे? क्या ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है, या हमें क्यू पी आर करना है, क्या करना है, ये एक बार हम चेक करते हैं। तो जैसे कि देखिए, यहाँ ए साइड ए बी है,
ए बी 3.8, तो 3.8 की करस्पॉन्डेंस में कौन सा है? आप आर क्यू। तो ए बी अपना पहले लिखा है, तो आर क्यू भी पहले लिखना चाहिए, या तो आर क्यू लिखिए या क्यू आर लिखिए। दैट मीन्स लास्ट में अपने को पी डाल लास्ट में अपने को पी लिखना है। तो अभी हम करेक्ट नेमिंग पे जाते हैं, क्योंकि सिमिलरिटी में नेम करेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं लिखते हैं तो अपने गलत आंसर आने की संभावना होती है। तो पी आएगा लास्ट में, ए बी सी। अब ये या ये, देखिए दूसरा हम लेते हैं बी सी। बी सी क्या है? मिड और लास्ट। बी सी के करस्पॉन्ड में क्या आना चाहिए? क्यू और पी। तो क्यू पी मिड एंड लास्ट क्यू पी होना चाहिए। यहाँ क्यू पी मिड एंड लास्ट है, पर यहाँ नहीं है, तो मतलब ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। इसका मतलब हुआ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू पी। अब ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि अभी देखिए, यदि हम इस दोनों को सिमिलर मान ले तो ये एंगल ए के इक्वल एंगल की क्यू कहा जाएगा, सॉरी, एंगल बी के इक्वल एंगल आर कहा जाएगा, और एंगल सी के इक्वल एंगल पी कहा जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ एंगल ए के इक्वल एंगल आर है, एंगल बी के इक्वल एंगल सी है, सॉरी क्यू है, और एंगल सी के इक्वल एंगल पी आया। तो इट मीन्स ये जो एंगल एक्स है मीन्स ये एंगल पी, और इस एंगल की वैल्यू होगी एंगल सी के बराबर। और अपने को एंगल सी, यहाँ एंगल सी और इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो अपने को पहले यहाँ एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। तो अब तो बहुत ही आसान है। हम कैसे आसान है तो देखिए आसान इसलिए है कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपको गिवन है टू एंगल्स, एंड एंगल सम प्रॉपर्टी से हम थर्ड एंगल निकाल लेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी अपना क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एक एंगल है 80, दूसरा है 60 डिग्री, तो तीसरा एंगल सी हमें अपने को निकालना है, उस तीनों का सम 180 डिग्री। इसी इसको सॉल्व करते हैं तो ये अपना आराम से आ जाता है 140। तो इट मीन्स दिस गिव्स यू 40 डिग्री, सॉरी, yes, this gives you 40 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी। यहाँ से अपने को है ना एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी, तो इसका मतलब एंगल पी की वैल्यू 40 डिग्री इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है अपने को इन द गिवन फिगर PA is a tangent to a circle with center O. If OP is equals to 10 centimeter, then the length of AP. तो हम पहले एक बार इस डायग्राम पे समझेंगे क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। So let's proceed. So we have PA is a tangent. So this is a tangent. ये लाइन टेंजेंट, ये टेंजेंट है, और ये आपका जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो टेंजेंट जो है इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, एंगल ए 90 डिग्री। ये क्लियर होगी। ओ पी आपका रेडियस है, लेंथ ए पी अपने को निकालना है, और ये आपका, तो ये एक एंगल 90 डिग्री का एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का मीन्स एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ अपना राइट एंगल है, और जहाँ राइट एंगल है वो पॉइंट ए है। अब इसमें हम किसी भी पॉइंट को ओ बोल लेते हैं और दूसरे पॉइंट को पी बोल लेते हैं। अब देखिए एंगल ए 90 डिग्री, ओ पी की वैल्यू 10, ये है अपना ओ पी, इसकी वैल्यू हो गई है 10 सेंटीमीटर, और एक एंगल पी जो है उसकी वैल्यू 30 डिग्री, तो ये अपना एंगल पी जो है इसकी वैल्यू 30 डिग्री। और अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है लेंथ ऑफ ए पी, ये लेंथ ऑफ ए पी निकालना है। बस देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये आराम से बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में ये एंगल 30, और इस 30 का के लिए ये वाला लाइन जो हमें निकालना है वो हो जाता है बेस, और इस 90 के सामने वाले को हम कहते हैं हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस और ये बेस। तो बी और एच, बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है बी बाई एच, इसको हम कहते हैं कॉस थीटा। अब बी की वैल्यू अपने को निकालना है ए पी, एच की वैल्यू ओ पी है, गिवन है अपना 10 सेंटीमीटर, और बराबर कॉस 30, इस मीन्स कॉस 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है। ए पी अपॉन 10 कॉस 30, इट मीन्स
कि इसकी वैल्यू होती है √3/2। हम किसी वीडियो में आपको ये भी बता देंगे कैसे साइन कॉस ये सब के वैल्यू को याद रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए पी की वैल्यू हो जाती है √3 × 10/2। अब ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जा ए पी की वैल्यू आ जाती है 5√3 सेंटीमीटर। तो इट्स आंसर इज ऑप्शन डी 5√3 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। अपने को फॉल्स स्टेटमेंट पता करना है। तो ये कम्प्लीटली वैल्यूज बेस्ड फार्मूला क्वेश्चन है। अब हम जानते हैं tan 45 एंड cot 45 की वैल्यू 1 होती है। एक बार हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में ये चार्ट बनाना बता देते हैं कैसे क्विकली हम ये वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए अपने को निकालना होता है साइन कॉस tan, ये 3 निकल जाता है तो तीसरा का बाकी 3 रेशियो ऑटोमेटिक निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? साइन की अपोजिट जो होती है अपना कॉट होता है, कॉस के अपोजिट सेक होता है और साइन के अपोजिट कॉसेक होता है। अपोजिट मीन्स इनवर्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इनवर्स। तो चलिए पहले हम साइन की वैल्यू के लिए बारे सीखते हैं। तो यह 0 डिग्री के लिए हम सीखेंगे, फिर हम 0 के बाद 30 डिग्री के लिए, फिर हम 40 डिग्री के लिए, फिर हम सॉरी नॉट 40, 45, 60 एंड देन 90। ये सब एंगल की वैल्यू है, उसकी चीज़ें हम यहाँ लिखेंगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है, ताकि हम अच्छे से समझ सकें। तो देखिए मैं एक बार कलर चेंज करता हूँ जो कि रफ वर्क के लिए है। हाँ देखिए अब कुछ नहीं करना है, इस पर नेमिंग डालना है, नंबरिंग करना है। कैसे कि 0 के लिए 0 काउंटिंग, 30 के लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, और जिसको वैल्यू दिया उसको डिवाइड बाय 4 कर देना है। डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, सबको रूट डाल देना है। रूट रूट रूट। अब ये जो भी सॉल्व करके आएगा वो साइन की वैल्यू होगी। मीन्स 0/4 √0/4 की वैल्यू साइन 0 डिग्री की होगी। और हम जानते हैं कि 0/4 इज 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, सो साइन 0 की वैल्यू 0। 1/4 हो 1/4 अंडर रूट ऑफ 1/4 गिव्स यू 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, सो 1/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर है 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 और √2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो ये 1/2। 60 डिग्री ऊपर √3 रह जाएगा और नीचे जो √4 है उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और ये 4/4 करेंगे कैंसिल होकर 1 होता है और फिर 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ये अपने को साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1 निकल के आ गई। अब हम दूसरे की वैल्यू निकालेंगे जो कि अपना कॉस का है। चलिए अब हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, रिवर्स। ये आपको यहाँ की वैल्यू उठा के इसमें लाना है, फिर इसकी वैल्यू इसमें, यहाँ की वैल्यू इसमें, इधर इधर, इन सब को रिवर्स ऑर्डर में जाना है। तो लेट्स एक बार ट्राई करते हैं। ये अननेसेसरी की जो लाइन हमने ड्रॉ कर ली इसको इरेज कर लेते हैं ताकि सॉल्व करना आसान रहे। ओके चलिए, तो ये साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 30 सॉरी कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर होगी √3/2। ये सेम इसी पॉइंट पे आ गया और ये फिर इधर आ जाएगा और ये वाली यहाँ आ जाएगी। इससे पता चल गया कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 एंड कॉस 90 की वैल्यू 0। अब हम 10 की वैल्यू निकालेंगे। ये भी आसानी है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो कैसे देखते हैं। 10
हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अनुसार टेन की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बस सिंपली कर देना है इस दोनों को डिवाइड। टेन जीरो, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, जीरो बाई वन जीरो। और टेन थर्टी, साइन थर्टी डिवाइडेड बाई कॉस थर्टी, रूट टू टू कैंसिल होके वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री। जो वैल्यू कॉस 45 की है वही वैल्यू साइन 45 की है, तो ये दोनों कैंसिल होकर वन हो जाता है। अब यहाँ पे चलते हैं, टू टू कैंसिल, ऊपर में रूट थ्री बाई वन, तो बचता है रूट थ्री। वन बाई जीरो, डेट मीन्स वन बाई जीरो, डिनोमीटर जीरो मीन्स नॉट डिफाइंड, इसको हम इनफाइनाइट पे बोलते हैं। अब कॉट की वैल्यू और भी ज़्यादा आसान है। कैसे? तो कॉट की जो वैल्यू होती है, सॉरी ये कलर विजिबल नहीं है, मैं चेक ओके। कॉट की वैल्यू होती है वन बाय टेन, तो इस मीन्स टेन का रिवर्स। ये जो जीरो है, टेन जीरो, उसके रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट जीरो आएगा। और टेन जीरो का वैल्यू है जीरो, जीरो मीन्स जीरो बाई वन। अब जीरो बाई वन का रेसिप्रोकल करेंगे तो वन बाई जीरो, वन बाई जीरो मीन्स नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो कॉट जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये रूट थ्री बाई वन, डेट मीन्स रूट थ्री, वन बाई वन मीन्स वन, रूट रूट थ्री बाई वन, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वन बाई रूट थ्री। और ये क्या है अपना वन बाई जीरो, वन बाई जीरो का रेसिप्रोकल जीरो बाई वन, जीरो बाई वन विच गिव्स यू जीरो। नॉट निकल गई। अब सेक, सेक जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस होता है, तो ये ऊपर से कॉस, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे वन बाई वन मीन्स वन, रूट थ्री बाई टू, इसका रेसिप्रोकल टू बाई रूट थ्री, और वन बाई रूट टू, इसका रेसिप्रोकल करेंगे रूट टू, वन बाई टू, इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये टू आ जाएगा, और फिर ये जीरो है, जीरो मीन्स जीरो बाई वन, एंड जीरो बाई वन उसका जब उल्टा करेंगे तो वन बाई जीरो, सो दिस गिव्स यू जीरो। अगला कॉसेक, कॉसेक जो होता है साइन, साइन का रेसिप्रोकल होता है वन बाय साइन, तो इसका करेंगे जीरो, जीरो बाई वन, और जीरो बाई वन का रेसिप्रोकल वन बाई जीरो, वन बाई जीरो इट्स नॉट डिफाइंड। ओके, हमें लग रहा है इसमें हमने कुछ गलती की है, ये जीरो नहीं होगा, वन होगा, क्योंकि सिक्स, सॉरी सिक्स, सिक्स सिक्स, जीरो बाय वन, वन बाय जीरो, दिस इज नॉट डिफाइंड, सॉरी दिस इज नॉट डिफाइंड। कॉस सिक्स जीरो इन्फिनाइट हो गया। अब कॉस एक थर्टी, साइन थर्टी का रेसिप्रोकल टू, इसका रेसिप्रोकल रूट टू, इसका करेंगे टू बाई रूट थ्री, और फिर ये आपका वन बाई वन, तो ये आपका वन हो जाता है। तो इस तरह से अपना ये चार्ट निकल के आ गया है। ये हम, मैंने आपको बस बताया ताकि इन फ्यूचर अभी कभी कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इसे यूज कर सकते हैं इंस्टेंटली क्रिएट करके। ऐसे याद रख लीजिए वैल्यू तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ देखते हैं, टेन फोर्टी फाइव कॉट फोर्टी फाइव, दोनों की वैल्यू वन बाई रूट टू होती है, टेन फोर्ट सॉरी वन होती है, टेन फोर्टी फाइव कॉट फोर्टी फाइव वन होती है, तो वैल्यू वन, तो ये इक्वल है। करेक्ट, ये सही है, आंसर नहीं है इसका, पर ये स्टेटमेंट सही है, पर अपने को फॉल्स स्टेटमेंट चूज करना है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। साइन नाइन्टी एंड टेन फोर्टी फाइव, साइन नाइन्टी ये है आपका साइन नाइन्टी वन, और टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन, तो ये दोनों भी इक्वल है, मीन्स सही। फिर साइन थर्टी इज इक्वल टू कॉस थर्टी, साइन थर्टी की वैल्यू वन बाई रूट वन बाई टू, कॉस थर्टी की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, पर इसने बोला है इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये लाइन गलत है, अपना आंसर यही होगा। और आगे एक बार और बच रहा है, उसको भी चेक करते हैं। साइन फोर्टी फाइव इज इक्वल टू कॉस फोर्टी फाइव, साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाई रूट टू, कॉस फोर्टी फाइव की वैल्यू भी वन बाई रूट टू है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अपने को गलत स्टेटमेंट यूज करना है, फॉल्स स्टेटमेंट, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। आगे चेक सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज टेन स्क्वायर ए माइनस वन बाई कॉस स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करके निकालना आंसर क्या होता है। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस, बट बिफोर सॉल्विंग आई हैव erased this so we have some space.
to write here. Give me a minute. Okay, let's solve this question. Tan square a minus 1 by cos square a. This is question. इसके नेक्स्ट स्टेप को लिख रहे हैं. Tan is sin by cos, so sin square a on cos square a minus 1 by cos square a. एलसीएम cos स्क्वायर ए आएगा. एलसीएम cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए डिवाइड होकर 1 हो जाएगा. साइन स्क्वायर ए ऊपर में 1 जाएगा. साइन स्क्वायर ए माइनस 1 आया. अब एक और आइडेंटिटी हम जानते हैं, होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1. तो यहाँ जब हम करेंगे तो साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगी. साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. इस साइन स्क्वायर ए की जगह ये -1 है, -1 अपन कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए. अब ऊपर हम यहाँ चेक करते हैं तो ये अपना +1 -1 कैंसिल हो जाता है और ये आपको दिखता है माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए. अब ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल होके ये कैंसिल होके 1/1 -1/1. तो -1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये करेक्ट आंसर है -1. थ्री आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री में, हम उस तीनों को भी सॉल्व करके कभी और देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से है. इसमें आपसे पूछा गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है. हम जानते हैं यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है. तो एंगल बिटवीन ऑब्जर्वर एंड एंगल जो होता है लाइन, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ ऑब्जर्वर एंड साइड्स ये, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ये है. इस दोनों के बीच के इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. एक होता है एंगल, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो ये जेड जो है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है. और ये जेड की वैल्यू ये एक्स के बराबर होती है. क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है. ये दो लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है. तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर ऑफ पैरेलल लाइंस एंगल्स आर इक्वल. तो ये जेड एक्स के बराबर है. तो आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये जेड है. तो जेड इज करेक्ट आंसर. से जेड इज इक्वल टू एक्स होगा. ये आगे कभी जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए. नेक्स्ट का जा रहा है पेरीमीटर ऑफ ए शेडेड रीजन्स इन द गिवन फिगर. ये आपका दिस इज योर सर्कल में ये आपका ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल में ये पूरे पार्ट को शेडेड कर रखा है. इसकी जो है पेरीमीटर इज नथिंग बट पेरीमीटर इज लेंथ ऑफ द बाउंड्री. तो इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री करेंगे तो यहाँ से चलते हुए ये आएंगे, इतना डिस्टेंस ऐसे ही गया तो आर हो गया. फिर यहाँ से इस पॉइंट पे तो एल, तो आर प्लस एल. फिर यहाँ से इधर आएंगे तो आर. तो इसका आंसर हो जाएगा आर प्लस आर 2r और एल गिवन है. एल प्लस 2r इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन 14. The ratio of the area of a quadrant of a circle and area of the same circle. ये सर्कल है, इस सर्कल के क्वाड्रेंट मीन्स 1/4, ये है 1/4. ऑब्वियसली बात है इफ एरिया ऑफ दिस 1/4 इज एक्स, तो ये भी एक्स के इक्वल ही होते हैं. तो होल सर्कल की एरिया आपका 4x हो जाता है और क्वाड्रेंट का एरिया x हो जाता है. तो आपको रेशियो किसका रेशियो चाहिए? पहले क्वाड्रेंट की रेशियो एरिया, क्वाड्रेंट की एरिया x, देन एरिया ऑफ द सेम सर्कल. तो एरिया ऑफ द सेम सर्कल क्या है? 4x. तो ये जब आपको रेशियो दिखेगा तो 1/4 x एक्सटेंशन 1/4, 1:4 is the correct answer of this question. So option C is the right answer of this question. Next question. Question 15. For which of the following solids is the lateral
सॉलिड्स इज द lateral और कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया सेम। तो देखिए क्यूबॉइड और क्यूब में क्यूबॉइड एंड क्यूब नोट कर्व सरफेस है, उसमें कोई कर्व पार्ट होता ही नहीं है, तो इसलिए ये आंसर होंगे नहीं। अब हेमिस्फेयर स्फेयर की बात करते हैं। देखिए स्फेयर मीन्स ये पूरा, यही एक बॉल, ये पूरा नेचुरल भी है और ये इसका होल भी है। लेकिन हेमिस्फेयर की जब बात करेंगे तो ये नेचुरल नहीं होता है, इसमें ऊपर से ऐड करना पड़ता है। लेट्स सपोज ये बॉल है, ये फिर ऐसा है एरिया, इसमें ये वाला एरिया जो निकालते हैं इसकी ये नेचुरल हो जाता है। होल एरिया निकालने के लिए ऊपर से सर्कुलर पार्ट जो है इसके भी ऐड करना पड़ता है। तो हेमिस्फेयर के लिए natural curve surface area is not equal to total surface area. So this is also not. So correct answer is D. Option D is the correct answer of this question. Let's go on next question. Next question अपना है कि आप क्लास मार्क ऑफ मीडियन क्लास ऑफ मीडियन मोड, ये हम देखेंगे। तो मीडियन क्लास मीन्स, मीडियन मीन्स होता है कि बीच में, कौन सा है बीच में, और क्लास मार्क होता है कि वो जो क्लास इंटरवल है उस क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपने को क्लास मार्क मतलब लोअर प्लस अपर बाय 2 करना है, और कौन सी क्लास का, इसका इसका किसका। तो इसके लिए पहले मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन क्लास क्या होगा, टोटल जो अपना फ्रीक्वेंसी है, जो डेटा है उसका डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो वो जिस क्लास के अंदर आ रहा होगा वो अपना मीडियन क्लास होता है। टोटल कितना है, 2 + 3 + 7 + 6 + 6 + 6 1 2 3 1 2 3 यस ठीक है। ये 3 + 7 करेंगे, ये 10 देगा, 6 3 जा 18 हो गया, और ये +2 18 + 2 20 हो गया, और ये 10 30, तो टोटल सम हो गया है अपना 30। 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये होता है 15। अब देखिए 15 कहाँ पे आएगा, ये 2 3 5 इस दोनों में से नहीं आएगा, और फिर ये करेंगे 7 5 7 5 + 7 12, इसमें भी नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली बात है इसी क्लास में कहीं ना कहीं आएगा। तो अब इसमें आएगा, तो इस ये अपना मीडियन क्लास हो जाता है। मीडियन क्लास का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, डेट इज 55 + 70/2 करते हैं, तो ये अपना आंसर होता है दिस इज 5 125 divided by 2 62.5 is the correct answer। 62 correct answer of this question। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका the following distribution shows the number of runs scored by batsmen in test match। ये रन स्कोर किया हुआ उसका क्लासिफिकेशन करके दिया है, फिर नंबर ऑफ बैट्समैन, कितने बैट्समैन ने रन स्कोर किए हैं। द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, हेयर इज मॉडल क्लास, ऊपर में था आपका मीडियन क्लास, यहाँ है मॉडल क्लास, मीन मीडियन मोड, ये 3 होते हैं। तो इसमें से जो मीडियन क्लास तो हुआ कि वो बीच वाला, मॉडल क्लास होता है मैक्सिमम। मॉडल मीन्स मैक्सिमम, मैक्सिमम जो प्लेयर्स किस ग्रुप में है, कितने रन बनाने की कैटेगरी में मैक्सिमम बैट्समैन है। तो ऑब्वियसली बात है ये यहाँ 8 9 10 5, तो मैक्सिमम बैट्समैन है इस क्लास में जो 4000 से 5000 रन बना रहे हैं, 4000 to 5। अब इस ये क्लास अपना हो गया मॉडल क्लास। अब इसकी लोअर लिमिट 4000 to 5000, इट मीन्स 4000 इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो करेक्ट आंसर इज 4000। आगे बढ़ेंगे। दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल क्वेश्चन, सो लेट्स थिंक। रैंडम एक्सपेरिमेंट है, डाइस को थ्रो करना है ऑन श्योर इवेंट, ध्यान से देखने वाली बात है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट का मतलब है कुछ भी हो जाए वही होना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो श्योर इवेंट, अब जैसे कि यहाँ पे देखते हैं गेटिंग ए नंबर बिटवीन 1 to 6। उस पहली बात, यहाँ पे जो हम जब डाइस थ्रो करेंगे तो इधर 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई आएगा। एक एक करके देखते हैं, इस ऑप्शन को हम थोड़ी देर में सोचते हैं, पहले इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ऑड नंबर लेस देन 7 आना श्योर है, नहीं है। 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, और ये तीनों के तीनों क्या है आपका इवन नंबर है। सिमिलर, क्या 7 से स्मॉल इवन नंबर आना श्योर है, नहीं है। कि 1 3 5 तीनों में से कोई आ सकता है, और ये तीनों क्या है ऑड है, तो ये भी नहीं है। अब जरा सा ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, दोनों में से कौन हो सकता है। देखिए आने के लिए 1 and 6
तक में ही कोई आएगा, लेकिन बिटवीन, बिटवीन मीन्स ये कह रहे हैं कि 1 और 6 के बिटवीन, इस दोनों के बीच की संख्या, बीच मीन्स 2 से लेके 5 तक को, दैट मीन्स स्टेटमेंट itself एक्सक्लूडिंग 1 और 6। तो इसमें आंसर उतना सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बट अब इस कंडीशन को यदि देखते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली बात है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन, क्योंकि नेचर में यदि कुछ एग्जिस्ट हो रहा है तो उसकी काउंटिंग वन से शुरू होते हैं, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन। इस नेचुरल नंबर में हम जीरो कन्वर्ट करते हैं तो होल नंबर, तो वन से लेके सेवन से स्मॉल मीन्स सिक्स तक, 1 to 6 कोई भी नंबर आने की संभावना, ऑब्वियसली बात है, डाई जब थ्रो करेंगे तो कोई भी नंबर है वो नेचुरल नंबर होगा, और सेवन से स्मॉल कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट स्टेप का आता है असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। इसको भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट इससे पहले हम एक बार इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन में कहा जा रहा है कि आपको जो गिवन है असर्शन है, फिर रीजन टाइप में दिया हुआ है, और आपको इस ए बी सी डी में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्या कहते हैं, पहला कह रहा है कि बोथ आर ट्रू, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट ये करेक्ट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट यदि ऑप्शन टू हम तब लेंगे जब ओ ए एंड बी असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करे देन हमें बी लेना है। सी कहता है कि असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। डी कहता है जब रीजन ट्रू हो असर्शन फॉल्स हो। अब देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, देन ए बी सी डी में से अपने को द बेस्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। देखिए क्वेश्चन 19 में क्या जा रहा है, असर्शन ए टाइप में, फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स ए एंड बी द HCF ऑफ ए एंड बी इज फैक्टर ऑफ LCM ऑफ ए एंड बी। यस दिस इज करेक्ट। कैसे, देखिए HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी फैक्टर है ए और बी का फैक्टर है उसके हाईएस्ट कॉमन वो HCF हुआ, और LCM होता है मल्टीपल। अब ऑब्वियसली बात है कि फैक्टर जो है वो हमेशा फैक्टर LCM का भी फैक्टर होता है। उदाहरण पे एक समझते हैं, ये 4 लिया, 4 का जो फैक्टर है आपका 1 2 और 4 है, और 4 के मल्टीपल्स में जब जाएंगे तो 4 2 जा 8 12 एंड सो। इसमें आप जब चेक करेंगे तो इस जो भी मल्टीपल्स हैं इस सारे सभी इस फैक्टर्स के मल्टीपल्स है, इसका मतलब ये सही है। HCF ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स डिवाइड्स बोथ नंबर्स, ऑब्वियसली बात है फैक्टर्स डिवाइड्स करते हैं, जिसका फैक्टर होता है वो उस नंबर को डिवाइड करता है। तो HCF मीन्स कॉमन ही है, कॉमन है तो दोनों को डिवाइड करेगा, तो ये भी सही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ट्रू नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसके लिए बी आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। इसमें क्या जा रहा है कि सॉरी, द वैल्यू ऑफ पी को निकालना है। ओके दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग, ये अलग से चैप्टर है अपने पास, लीनियर ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में से हम एक बार हम इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट ये होता है, कहा जाता है कि आपके पास दो वेरिएबल्स के दो इक्वेशंस होंगे, तो दो वेरिएबल्स में से एक्स वाई होते हैं, तो हम यहाँ एक बार लिख लेते हैं a1 x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1, ये आपका इक्वेशन 1 होता है। फिर a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये आपका इक्वेशन 2 होता है। अब इसमें तीन कंडीशन होता है, थ्री कंडीशन। एक कंडीशन होता है कि जब दोनों का लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे के पैरेलल हो दोनों ग्राफ, और तीसरा था कोइंसाइड, लाइन के ऊपर ही लाइन जाए। इसके लिए कंडीशन अपना होता है a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। पैरेलल के लिए लाइन होता है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। और कोइंसाइड के लिए सॉरी ये कोइंसाइड के लिए होता है, और पैरेलल वालों के लिए होता है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2
इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से एक पहले तो अपने को यही निकल जाता है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये लाइन के ऊपर लाइन, और इसके लिए ये अपना कंडीशन होता है A1/A2 B1/B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ये कोइंसिडेंट लाइन होता है, तो इसमें मैनी सॉल्यूशन आता है। अब यहाँ कह रहा है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। यहाँ एक बार देखते रहिए, A1 की वैल्यू 4 है और A2 की वैल्यू 2 है, तो A1/A2 किया, B1 की वैल्यू P है और B और B2 की वैल्यू 2 है। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल होते हैं, जिसका मतलब होता है P इक्वल टू 4। अब ये कह रहा है कंसिस्टेंट, इन शॉर्ट कंसिस्टेंट मतलब हमें पहला मतलब क्रॉस करना चाहिए लाइन, लाइन क्रॉस करना मतलब ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब P की वैल्यू कुछ भी लीजिए बट 4 नहीं लेना है। तो ये कह रहा है कि P की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है कि फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, फर्स्ट रॉन्ग सेकेंड ट्रू। तो इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है कि पहला फॉल्स सेकेंड ट्रू, मीन्स assertion false, addition true। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट सेक्शन हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।